हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लॉ ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ डिमांड टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन। जो हमारी किसी भी कमोडिटी की डिमांड होती है वह किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, सेकंड ऑप्शन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड ऑप्शन इनकम एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमने लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी किया है कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो उसके अपने खुद के प्राइस पर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एटसेट्रा, इन्हीं सभी फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। जो हमारा डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप कैसे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव एंड डाउनवर्ड, सेकंड ऑप्शन इज पॉजिटिव एंड अपवर्ड, थर्ड ऑप्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नेगेटिव एंड डाउनवर्ड। हमने अपने टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वह नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटीज़ के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप को शो किया गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज फर्स्ट पॉइंट ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बी ऑप्शन an inverse relation between price and quantity demanded, third option no relation between price and quantity demanded, and last option both A and B। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी ऑप्शन, एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज if two goods are complementary goods then rise in price of one results in। देखिए अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। जो गुड्स, दो गुड्स मिलकर किसी भी एक नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे पेट्रोल एंड कार। जो पेट्रोल और कार हैं वो दोनों मिलकर ही हमारी जो एक नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तब यहाँ पर बताया गया है कि राइज इन प्राइस ऑफ वन, अगर हमारे पेट्रोल हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तब हमारी जो अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनकी डिमांड पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम इसके ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन डिमांड फॉर बोथ, सेकंड ऑप्शन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर एंड डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। राइट आंसर है हमारा डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जैसे कार, बाइक, स्कूटर एटसेट्रा, उनकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तब हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर देयर डिमांड हैज़ विच टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। देखिए हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स में काफ़ी बार टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तब हम टी की डिमांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ऐसे ही अपोजिट होता है। अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तब यहाँ पर यही पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार की क्रॉस इलास्टिसिटी है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं तब दूसरी कमोडिटी के डिमांड पर किस प्रकार का अफेक्ट पड़ता है।
यहाँ पर उसी एक कमोडिटी की प्राइसेस को लिया जाता है और दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर उसका अफेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उनकी डिमांड में किस प्रकार की क्रॉस इलास्टिसिटी होती है उसके बारे में हमसे यहाँ पूछा गया है। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है नेगेटिव, बी ऑप्शन है पॉजिटिव, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। देखिए हमारे जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उनके बीच में एक पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होता है बी ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें बताता है कि जो हमारी कमोडिटी है उसके अपने खुद के प्राइसेस और जो उसकी डिमांड होती है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ पर यह एक इनवर्स रिलेशन को शो करता है। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर अपना लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करेगा, यानी कि जहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तब उस कमोडिटी की डिमांड है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर इसके ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स सस्ते गुड्स या फिर हम घटिया क्वालिटी के गुड्स बोल सकते हैं जो कि नॉर्मल गुड्स से नीचे आते हैं। सेकंड ऑप्शन है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स जिनके ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है और अगर उनके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड दोनों जगह ही काम करता है। थर्ड ऑप्शन है गिफिन गुड्स। जो हमारे गिफिन गुड्स होते हैं वो ही हमारे लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि गिफिन गुड्स पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता है। और गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स की ही एक टाइप बोल सकते हैं जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अगर गिफिन गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तब इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर इनके प्राइसेस ज़्यादा डिक्रीज होते चले जाते हैं तब इनकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होता है गिफिन गुड्स, जो कि हमारे लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन माना जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स डिमांड शोज ए। जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उनमें हमारा डिमांड कर्व किस प्रकार का स्लोप है वो शो करता है। ए ऑप्शन है नेगेटिव स्लोप, बी ऑप्शन ए पॉजिटिव स्लोप, सी ऑप्शन जीरो स्लोप एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करता है, और जहाँ अगर इन नॉर्मल गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो इनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है, और अगर इनके प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तब इनकी डिमांड है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर यह एक नेगेटिव स्लोप को शो करता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इन नेगेटिव स्लोप। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन। जो हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हमारा जो डिमांड कर्व है वह शिफ्ट नहीं करता है। हम अपने एक सिंगल डिमांड कर्व पर ही अपने कमोडिटीज़ के प्राइसेस में चेंज होने के कारण या तो हम अपनी डिमांड है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं डिमांड को। अगर प्राइसेस कम हो रहे होते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, तब हम अपनी डिमांड कर्व पर नीचे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारी डिमांड है वो प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण कम हो जाती है तब हम अपने सेम डिमांड कर्व पर ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इसलिए हमारा जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है उसका रीजन होता है ए ऑप्शन ऑन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। जो अपनी कमोडिटी के खुद के प्राइसेस होते हैं वही उस मूवमेंट का रीजन होते हैं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन डिमांड शेड्यूल डिटरमाइन द अफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ अपनी डिमांड कर्व को देखकर हमें यहाँ पर जो डिमांड शेड्यूल दिया गया है उसको देखकर हमें डिमांड पर अफेक्ट को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर प्राइसेस को दिया गया है, प्राइसेस अगर 20 रुपये हैं तो हमारी डिमांड है वो 100 रुपये है।
लेकिन अगर प्राइसेस 20 रुपये रहते हैं और डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर अभी हमने स्टडी किया है कि अगर प्राइसेस में चेंज होता है तब हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। लेकिन यहाँ पर प्राइसेस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है वह शिफ्ट करता है। और यह अगर प्राइसेस के सेम होने पर अगर डिमांड है वो डिक्रीज हो रही होती है, यानी कि जो हमारा डिमांड कर्व है वह पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा होता है, तब उसके बारे में हमें इन ऑप्शंस को चेक करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगर इसका मतलब है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड को शिफ्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमारा डिमांड कर्व है लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेगा। सी ऑप्शन है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है वह अपवर्ड मूवमेंट करेगा। ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट की बात कर रहा है जो कि कमोडिटी के अपने खुद के प्राइसेस में चेंज होने के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे। डी ऑप्शन है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये भी उसी का ही अल्टरनेट ऑप्शन है जो कि ये भी कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ए और बी दोनों में से हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर जो डिमांड है वो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो रही है, और अगर हमारी डिमांड है वो डिक्रीज हो रही होती है, तो हम राइट वर्ड शिफ्ट ना करके पीछे की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो यह हमारी डिमांड को डिक्रीज। तो हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the quantity demanded fall due to rise in the price, it is called। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल कर रही है प्राइस में इंक्रीज होने के कारण। अभी हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ए है एक्सटेंशन, बी ऑप्शन है अपवर्ड शिफ्ट, सी ऑप्शन है डाउनवर्ड शिफ्ट एंड डी इज कॉन्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर हमारी बी और सी ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जबकि जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो राइज इन प्राइस दिया गया है यह हमें मूवमेंट की तरफ इशारा करता है, यानी कि यह मूवमेंट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है तब हमारी डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन। तो हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स।